मैग्नेटोस्टैटिक्स दोस्तों, क्या कभी आपने ये नाम सुना है? अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बहुत बार सुना है, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या है? देखिए, सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां आपके पास दो चार्जेस होते हैं अलग अलग पोलैरिटी के, वहां पे क्या है कि ये दोनों स्टेशनरी होते हैं और अपने अंदर से फील्ड्स बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्ब फोर्स कहते हैं। यहां पे वो स्टेशनरी रहता है। उसी तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्टेशनरी रहती है। दरअसल 1820 के दशक में जहां एक तरफ माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझा दिया, यानी कि जो करंट बहता है किसी वायर के अंदर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, उन दोनों के बीच का एक रिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझा दिया। वहीं दूसरी तरफ सवाल उठने लगे कि इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, यानी कि अगर किसी वायर से करंट बहता है और उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड और उस करंट के बीच का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है। उस रिलेशन को खोजने के लिए कई फिजिसिस्ट ने काम किया, लेकिन कामयाब हुए सिर्फ दो फिजिसिस्ट। वो कौन से दो थे? ये दो थे, एक थे सावर्ट और एक थे बायोट। इन दोनों के पूरे नाम लिखे हुए हैं, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। और इन दोनों के एक लॉ को मिला के बनता है बायो सावर्ट लॉ। तो आज हम इसी बायो सावर्ट के लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा। इस लॉ की शुरुआत 1820 में सावर्ट के कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हुई। सावर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक वायर के अंदर करंट को बहाया और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज नोट की कि जैसे जैसे आप उससे डिस्टेंस बढ़ाते हो, यानी कि वायर से दूर जाते हो, वैसे वैसे वो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ती जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को एक दूसरे से दूर लेके जाओगे तो फोर्स जो है कम होता जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर का लॉ कहते हैं। तो सावर्ट ने यह बताया कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। अब कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि सावर्ट ने यह कहा कि जब आप वायर से करंट गुजार रहे हैं तो आपको एक कांस्टेंट अमाउंट में करंट गुजारते रहना पड़ेगा। जब आप उसमें से कांस्टेंट अमाउंट में करंट गुजारोगे तभी जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो कांस्टेंट होगी ना। वरना सोच के देखो कि करंट बार बार बीच में चेंज हो रहा है, यानी कि कभी कम हो रहा है कभी बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी बढ़ेगी, तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो उन्होंने ये कहा कि जब एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट एक वायर में से गुजारा जाता है उसकी वजह से एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। और उसका लॉ ये कहता है कि जब आप उस फील्ड में दूर जाते जाते हो वैसे वैसे उस फील्ड का असर कम होता जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये वो पहली ऑब्जर्वेशन थी जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सावर्ट ने की थी। इसके बाद कहानी के अंदर एंट्री होती है बायोट की। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ डिस्टेंस ही क्यों, और भी चीजें होंगी जिस पर यह मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती होगी। वो चीज क्या है? इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने एक वायर का टुकड़ा लिया जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये वायर का टुकड़ा काफी लंबा था और उस वायर में से उन्होंने करंट गुजारा आई, यानी कि आई यहां से यहां तक ऊपर तक जा रहा है आई। अब हमें पता है कि करंट ऊपर जा रहा है तो आप राइट हैंड लॉ से निकाल सकते हो आपके कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उस वायर के पास एक पॉइंट कंसिडर कर लिया पी, उन्होंने नाम दिया उसको पी। अब उन्होंने कहा कि पी में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है, मतलब घूम के आ रही है, तो वो अंदर की तरफ जा रही है। करेक्ट। अब उन्होंने क्या किया कि इस वायर के अंदर एक छोटा सा लेंथ का टुकड़ा कंसिडर किया। वो लेंथ का टुकड़ा क्या था? डीएल था। उन्होंने छोटा सा ये डीएल ही क्यों कंसिडर किया? उन्होंने कहा कि इसके वजह से इस पी के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर पूरे को इंटीग्रेट करके पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल। तो उन्होंने डीएल रखा इसका नाम। अब जरा ध्यान दीजिए, जब इस डीएल में से करंट बहेगा आए तभी तो इस पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मतलब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी। तो इस छोटे से हिस्से डीएल को इन्होंने आई डीएल लिखा और इसको उन्होंने लिखा द करंट एलिमेंट। यानी कि इस छोटे से एलिमेंट में से जब करंट गुजरता है, इस छोटी सी लेंथ में से जब करंट गुजरता है, तभी इस पॉइंट पी के ऊपर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है, यानी कि निकलती है। ठीक है, तो इसका मतलब इस छोटे से हिस्से को उन्होंने करंट एलिमेंट का नाम दिया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से डेवलप होती है? आप कहेंगे करंट एलिमेंट की वजह से। करंट एलिमेंट क्या है? आईडीएल है। ठीक है, अच्छा, इस करंट एलिमेंट से इस पी तक की जो दूरी थी वो थी आर, यानी कि आर वेक्टर नाम दे सकते हो, ये पोजीशन वेक्टर है, तो आर की दूरी पे ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी दूरी आर है। अच्छा, करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो है इस तरीके से दूर है इससे, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल भी बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे थीटा। ठीक है, अब देखिए, चूंकि सावर्ट तो पहली डिपेंडेंसी बता चुके थे कि अगर आप दूर जाओगे, मतलब इस पॉइंट पी को इस वायर से दूर लेके जाओगे, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी? कमजोर होती जाएगी। तो पहली चीज तो उन्हें पता चल गई थी कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है,
अब उन्होंने ये कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से डेवलप हो रही है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, dB होगी, P के ऊपर उसकी वैल्यू dB होगी। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाता है पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या था, दूसरा रिलेशन उन्होंने ये बताया कि सोचो कि अगर इस dl की वैल्यू बढ़ जाए, यानी कि इस लेंथ की वैल्यू आप बढ़ा देते हैं, करंट एलिमेंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो अगर लेंथ ज्यादा हो गई तो करंट भी ज्यादा बहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो करंट ज्यादा बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। तो उन्होंने ये कहा कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL, यानी कि लेंथ पर डिपेंड करता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेंथ अगर ज्यादा है, करंट एलिमेंट बड़ा है, तो करंट ज्यादा बहेगा, उसकी वजह से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो ये था दूसरा रिलेशन। ठीक है, तीसरा रिलेशन था थीटा, ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, उन्होंने ये कहा कि अगर करंट इस वायर में सीधा जा रहा है तो उस करंट के 90 डिग्री के एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। याद कीजिए, फैराडे ने भी यही बताया था कि आप जिस डायरेक्शन में करंट बहा रहे हैं उसके 90 डिग्री के एंगल में आपकी मैग्नेटिक फील्ड बहती है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर करंट ऊपर जा रहा है इस वायर के अंदर, तो अगर P जो है, P जो हमारा तत्व है या फिर हमने जो भी पॉइंट माना है, अगर वो 90 डिग्री के एंगल पे है इस तरीके से, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे आप एंगल घटाओगे, ऊपर की तरफ लेके जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। ठीक है, एंगल घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और आप मान लो कि बराबर ही ले आओ, इसी पे मान लो, सोच के देखो कि इसी लाइन पे मैंने मान लिया, इसी वायर के ऊपर मैंने पॉइंट P मान लिया है, तो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन हमने P पॉइंट यहां माना है, तो यहां पे साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी। तो उन्होंने ये कहा कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इसीलिए dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। देखिए, साइन थीटा में कंफ्यूज नहीं होना है, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, इसीलिए हमने कहा कि ऊपर तो जा रहा है करंट और 90 डिग्री में जा रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल है। इसी तरीके से आप एंगल को नीचे ले जाओ, तब भी धीरे धीरे करके आपकी मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी, तब भी आप 0 पे पहुंचोगे, या सॉरी 180 डिग्री पे पहुंचोगे, कि आपका करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, P है आपका इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये हो जाता है तीसरा रिलेशन। तो उन्होंने इस चीज को लिखा कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन में R²। अब देखिए, यहां पे चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जरूरत है, तो यहां उन्होंने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जोड़ा जिसका नाम था द परमीएबिलिटी, यानी कि म्यू नॉट अपॉन में 4π। म्यू नॉट का जो साइन है वो है परमीएबिलिटी ऑफ द स्पेस। ठीक है, म्यू होता तो परमीएबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल होता। जैसा कि आपको याद होगा, कूलम्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा था 1/4π एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पे म्यू नॉट क्या है, परमीएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, करेक्ट, और नीचे 4π लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर आप करंट बहा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री में तो होगी, लेकिन पूरा स्फेयर बनाएगी। ठीक है, यहां इस हिस्से में से, इस गोले में तो मैक्सिमम होगी, और यहां इस पूरे स्फेयर के अंदर थोड़ी थोड़ी होगी। पूरे स्फेयर में जब हम लोग लिखते हैं सॉलिड एंगल्स में, तो 4π लिखते हैं हम लोग। 4π में हम लोग कोई भी डायरेक्शन बताते हैं ना, करेक्ट, तो इसका मतलब यहां पर भी 4π नीचे आएगा। तो म्यू नॉट अपॉन में 4π इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा। तो टोटल फॉर्मूला क्या होगा, dB इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4π IDL साइन थीटा अपॉन में R²। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द बायो-सावर्ट लॉ, यानी कि ये है पूरा बायो-सावर्ट लॉ। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो आप दोबारा से दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, और उसके बाद भी कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं उसको करता रहूँ और भी वीडियोज़ बनाऊँ। और दूसरा ये कि वीडियो रिकमेंड हो जाएगी, मतलब आगे बढ़ जाती है वीडियो अगर आप उसको लाइक करते हो तो। ठीक है, यूट्यूब जो है एल्गोरिदम जो है उसको आगे बढ़ाती है। वरना अगर आप वीडियो देख के भी लाइक नहीं करेंगे तो ये दोनों चीज़ें डाउन हो जाएंगी, यानी कि वीडियो आगे बढ़ेगी नहीं और मेरा मोटिवेशन भी कम होता है इसकी वजह से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई गलती दिख रही है तो कम से कम कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आज के इस बायो-सावर्ट लॉ में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।